मैंने जब यूनिट 2 रिवाइज़ करवाया था, पिछली वीडियो में बताया था कि 2017 का पेपर ऐसा आया था कि चारों यूनिट मिक्सअप थे और 18 और 20 के पेपर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये पेपर और देख लेते हैं, गिनती के 10 क्वेश्चंस हैं और 2 मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि वो 18 में से यूनिट 1 के छूट गए थे, मगर बाकी पूरे 8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन जितने भी होते हैं एक पर्टिकुलर पेपर में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग के PYQ है एक तरह से, और आने के चांसेस हैं ही क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पेपर में रिपीट तो होता ही है ये सब। पहला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप थे, एक्सप्लेन डेटा डेसिमिनेशन इशू इन मोबाइल नेटवर्किंग। ठीक है, तो मोबाइल नेटवर्क में डेटा डेसिमिनेशन होता क्या है, तो ये रेफर करता है टू द चैलेंज एंड कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा एफिशिएंटली। जब हम डेटा को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस में डेटा शेयरिंग के लिए चैलेंजेस आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं डेटा डेसिमिनेशन। तो सम ऑफ द की इशूज़ इंक्लूड लिमिटेड बैंडविड्थ कम हो, हाई लेटेंसी, डिले ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट हो जाती हो, वेरिंग नेटवर्क कंडीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रैटेजीज सच एज कैशिंग, prefetching and adaptive data delivery algorithm are used to address these challenges and optimize data dissemination in mobile networks। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 6 नंबर में तुम्हें बताना पड़ेगा कि पहले तो डेटा डिसमिनेशन होता क्या है, उसके बाद इसके कारण क्या क्या है। तो तुम बताओगे लिमिटेड बैंडविड्थ, लेटेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्शन हो जाता है, और फिर इसको मिटिगेट करने के तरीके क्या है, इसको रोकने के तरीके क्या हैं। तो हम प्री फैचिंग कर सकते हैं, कैशिंग कर सकते हैं, डेटा डिलीवरी को अडेप्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 है, ये क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन वेब आर्किटेक्चर इन ब्रीफ। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर को हमें बताना है। ये प्रैक्टिकल में भी आया था जब हम WML पढ़ रहे थे। तो ये एक प्रोटोकॉल स्टैक है डिज़ाइन फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। वायरलेस एप्लीकेशन, तो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर वायरलेस एप्लीकेशन इन्वायरमेंट, वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड अदर। तो ये सब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, WAE, WSP, WTP, WTLS। द आर्किटेक्चर इनेबल मोबाइल डिवाइसेस टू एसिस्ट एंड इंटरैक्ट विद वेब बेस्ड सर्विसेज। तो मोबाइल डिवाइसेस भी वेब बेस्ड सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं ओवर वायरलेस नेटवर्क। स्लो स्टार्ट क्या होता है इन मोबाइल कंप्यूटिंग? 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2.5 का था या 5 का था, जो भी। स्लो स्टार्ट एक कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। काफ़ी बार वैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम में क्या क्या होता है। तो जब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नेटवर्क में स्लो स्टार्ट हम करते हैं, शुरुआत में स्लो से करते हैं कि कंजेशन ना आ जाए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ TCP कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो को रेगुलेट करने का। ड्यूरिंग द स्लो स्टार्ट फेज द सेंडर इनिशियली इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट स्लोली बाय सेंडिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ पैकेट। तो धीरे धीरे पैकेट भेजे जाते हैं और फिर उसको स्लोली बढ़ाया जाता है। इंक्रीज द सेंडिंग रेट अंटिल इट डिटेक्ट्स कंजेशन और रीचेज अ मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। तो एक तरह से ऐसा है कि पानी की बोतल में पानी डाल रहे हैं जग से, तो उतना ही डालेंगे जितने पानी की बोतल के ऊपर का जो ढक्कन होगा, है ना, जितना शेप होगी उसकी, तो उतने इससे बाहर जाएगा तो कंजेशन हो जाएगा। तो हम डेटा को धीरे धीरे करके डालते हैं स्लो स्टार्ट में। डिफरेंशिएट बिटवीन टनलिंग एंड रिवर्स टनलिंग। टनलिंग के क्वेश्चन भी आ रखे थे WC में पहले, तो इसी को दोबारा से बताना है। रिवर्स मतलब टनलिंग का उल्टा हो जाएगा। तो टनलिंग के अंदर हम इनकैप्सुलेट करते हैं एक नेटवर्क प्रोटोकॉल को दूसरी नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर टू ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस नेटवर्क दे डू नॉट नेटिवली सपोर्ट द इनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऐसे डेटा को सपोर्ट, ऐसे जगह पे सपोर्ट करने के लिए जो नेटिवली यानी पहले से इनकैप्सुलेटेड डेटा को नहीं ले पाएंगे वो, है ना। तो इट क्रिएट अ वर्चुअल टनल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो एक वर्चुअल टनल बना देता है, और ऐसे इनकैप्सुलेटेड डेटा सेट को लेने के लिए हमारे को रिवर्स टनलिंग करनी पड़ेगी, जो कि अपोजिट प्रोसेस है। जो इनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल सेंड हुई थी फ्रॉम द डेस्टिनेशन नेटवर्क बैक टू द सोर्स नेटवर्क, इट अलाउज डिवाइसेज इन प्राइवेट नेटवर्क टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद डिवाइस इन पब्लिक नेटवर्क। तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है जब हम चीज़ों को इनकैप्सुलेट करते हैं। तो रिवर्स टनलिंग में क्या होता है कि इनकैप्सुलेटेड प्रोटोकॉल है जो डेस्टिनेशन नेटवर्क बैक टू सोर्स नेटवर्क, ठीक है, डेस्टिनेशन से सोर्स को बैक जाती है और अलाउ करती है प्राइवेट नेटवर्क में, हम प्राइवेट नेटवर्क को सेटअप करने के लिए पब्लिक नेटवर्क के अंदर बाय इनिशिएटिंग द टनल्स। तो एक इस तरह से है कि रोड के नीचे से ही हमने एक सुरंग बना दी उस पार जाने के लिए। तो पब्लिक डेटा है। व्हाट इज़ द हेल्प, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ नीट प्रोटोकॉल स्टैक ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो कुछ ही आर्किटेक्चर हैं, जैसे मैंने काफ़ी बार देखा GSM आर्किटेक्चर इस पेपर में भी आ रखा था, 2018 में भी आया था और 20 में भी आया था। तो ये चीज़ें मान के चल रहे कि तुम्हें आती होगी, क्योंकि हमने वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने रखा ही नहीं। ठीक है, अभी दिखा, तो मैंने जो क्वेश्चन रखा था असल में वो GSM के सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह रखे हैं जो अलग से है। ठीक है, तो आते हैं उस क्वेश्चन पे, तब डिस्कस करेंगे। अभी हमें मोबाइल कंप्यूटिंग के 3 टायर आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को हम बोलते हैं क्लाइंट लेयर या मोबाइल डिवाइस, जो भी बोल दो। ठीक है, और दूसरी लेयर होती है मिडल वेयर या एप्लीकेशन सर्वर लेयर, ऐसे बोलते हैं ना, क्लाइंट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, और फिर होती है डेटाबेस लेयर। तो ये 3 लेयर्स होती हैं और इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। ये डायग्राम देख लो। टायर 1 यूज़र इंटरफेस, अब एसएस नेटवर्क के लिए अडेप्टेड मिडल वेयर प्रॉक्सीज लगी, फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस टास्क, ये मिडल लेयर है। ठीक है, उसके बाद डेटा लेयर डेटाबेसिस के लिए। तो पहली हमारी मोबाइल डिवाइसेज या क्लाइंट लेयर आ जाएगी, बीच में आएगी हमारी एप्लीकेशन जो बैकएंड क्वेरीज के थ्रू रन होगा। तो क्लाइंट लेयर में क्या होता है, दिस लेयर इंक्लूड्स द मोबाइल डिवाइसेस और क्लाइंट दैट इंटरैक्ट विद एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, तो क्लाइंट से जो इंटरैक्ट करती हैं, जो एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइंट लेयर।
ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास HTTP SWAP WSP आ जाता है। मिडल वेयर लेयर में दिस लेयर एक्ट एज ए इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन क्लाइंट लेयर एंड बैक एंड सर्वर लेयर। तो ये क्लाइंट और बैक एंड के बीच में एक मिडल वेयर का काम करते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट को वो हमें सर्वर से मिल जाती है। तो इस प्रोटोकॉल में WTP वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिक्योर क्योंकि डेटाबेस से कोई चीज़ लेना है और सिक्योरली जानी चाहिए फॉर सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। फिर बैकेंड सर्वर लेयर आती है। अब ये लेयर में बैकेंड सर्वर्स होते हैं और इसमें TCP IP HTTP और SQL जैसे कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करा जाता है बिटवीन मिडल लेयर एंड बैकेंड सर्विसेज। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें, अगर तुम ऊपर देखो कि कह रहे हैं कि विद व्हाट आर मोबाइल नोड्स एक्सप्लेन। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि ये उसी का पार्ट होता है। तो हम कभी कभी बड़ा क्वेश्चन देख के कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नोड्स के बारे में भी पूछा गया था, तो उसको भी हम देखते हैं। मोबाइल नोड्स रेफर टू इंडिविजुअल डिवाइसेस और क्लाइंट इन अ मोबाइल कंप्यूटिंग नेटवर्क। तो जो जिस फ़ोन से तुम वीडियो देख रहे हो वो एक मोबाइल नोड है। दिस डिवाइस कैन बी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कुछ भी। फॉर कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क एंड रनिंग एप्लीकेशन, मोबाइल नोड कैन एसेस सर्विसेज, एक्सचेंज डेटा एंड कम्युनिकेट विद अदर नोड्स इन द नेटवर्क यूजिंग प्रोटोकॉल्स। तो वो मोबाइल नोड के थ्रू ही क्लाइंट बात करेगा ना, तो वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी नोड्स के साथ। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। बस थोड़ा उसी को तुम्हारे जो डेली बेसिस पे तो मोबाइल का यूज़ करते हो उसी को थोड़ा टेक्निकल वे में लिखा गया है। एक्सप्लेन लोकेशन मैनेजमेंट इन मोबाइल नेटवर्क। ये लोकेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि लोकेशन मैनेजमेंट ऑफ मोबाइल नेटवर्क इन्वॉल्व ट्रैकिंग द करंट लोकेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस एज दे मूव विद द नेटवर्क। ठीक है, तो किस लोकेशन पे अभी मोबाइल डिवाइस है उसकी लोकेशन को ट्रैक करना है। तो इट एनेबल द नेटवर्क टू मेंटेन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ ईच डिवाइस, तो विच इज़ क्रूशियल फॉर राउटिंग एंड इनकमिंग कॉल एंड मैसेज एफिशिएंटली। तो जैसे एक तुम उत्तर प्रदेश को जाते हो तो रोमिंग तुरंत नहीं लगती है, जैसे जैसे क्रॉस कर रहे हो तो लगनी शुरू होती है ना। तो लोकेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, लोकेशन अपडेटिंग, तो जब तक लोकेशन अपडेट हो रही होती है, फिर पेजिंग। तो ये दोनों टर्म्स ध्यान से देखना क्योंकि ये आगे भी आएगा। पेजिंग खासकर लोकेशन अपडेट में क्या होता है, व्हेन अ मोबाइल डिवाइस मूव टू अ न्यू लोकेशन, जब भी कोई नए लोकेशन एरिया में जाता है उसको अपडेट करनी पड़ती है करंट लोकेशन की इन्फॉर्मेशन को। तो डिवाइस सेंड अ लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट टू द नेटवर्क। तो डिवाइस की तरफ से ऑटोमेटिकली तुम कुछ नहीं करते हो, डिवाइस सेंड करता है, विच अपडेट इट्स रिकॉर्ड विद द न्यू लोकेशन ऑफ द डिवाइस। तो डिवाइस की नई लोकेशन अपडेट हो जाती है और ये अलाउ करता है नेटवर्क टू फॉरवर्ड इनकमिंग कॉल और मैसेज टू द करेक्ट लोकेशन। तो पहले जहाँ नेटवर्क जिस लोकेशन पर चीज़ें फॉरवर्ड कर रहा था वो अब करेक्ट लोकेशन पे आएगी जहाँ पे वो एक्चुअल में यूज़र है। पेजिंग जो होता है वो प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ मोबाइल डिवाइस व्हेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल। तो काफ़ी दिक्कत, जैसे हम गांव में देखते हैं कि फ़ोन कहीं और लगाते हैं चले कहीं और जाता है। तो इनिशियली क्या होता है कि हमें मोबाइल डिवाइस को लोकेट करने में टाइम लगता है। तो द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ मोबाइल डिवाइस व्हेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल या कोई मैसेज आया तो इसको हम पेजिंग कहते हैं। ठीक है, कि हमें पता लगाना है मोबाइल डिवाइस है कहाँ। द नेटवर्क इनिशिएट अ पेजिंग प्रोसीजर बाय ब्रॉडकास्टिंग अ पेज मैसेज। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे शुरू होता है कि भैया ये आया है, ये मैसेज आया है, अब बताओ कहाँ जाना चाहिए ये मैसेज। तो टू द लोकेशन एरिया वेयर द डिवाइस इज रजिस्टर, तो जहाँ पे डिवाइस रजिस्टर करा गया वहाँ जाना चाहिए। मगर मोबाइल डिवाइस रिसीव द पेजिंग मैसेज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी अपडेटेड लोकेशन आई है वो रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड करता है, अलाउइंग द नेटवर्क टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन फॉर द इनकमिंग कॉल और मैसेज। ठीक है, तो जैसे ही एक बार कनेक्शन फिट हो जाता है चीज़ें आने लग जाती हैं। वट इज़ TCP IP, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ TCP IP विद द सिमेंटिक डायग्राम। याद करो जब हमने एप्लीकेशन लेयर, ये लेयर, वो लेयर, OSI मॉडल वगैरह देखा था, तो उसमें TCP IP लेयर वाला भी था। तो यही यहाँ पे करना है जिसमें कम लेयर्स होती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क। ये प्रोवाइड करता है रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज। कुछ चीज़ें, कुछ कीवर्ड्स याद रखना जिसको कहीं भी चिपका सकते हो, जैसे इट प्रोवाइड रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज। तुम A to Z सभी आंसर में लिख सकते हो ये वाली लाइन। तो ऐसी लाइनों को ध्यान में रखना, जैसे कि स्कूल में नोटिस का टेम्पलेट याद करके जाते थे और दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऐसे करके याद रखते थे ना। तो कुछ चीज़ें ऐसे याद रखनी है। द आर्किटेक्चर ऑफ TCP IP इज बेस्ड ऑन लेयर्ड अप्रोच। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क एसेस लेयर है। ठीक है, 4 लेयर है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जैसे भी है तुम ऐसे करके बना देना डायग्राम। फिर एक एक लेयर को एक्सप्लेन कर देना है। अब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा 12.5 का है तो हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस लेयर इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द एंड सिस्टम। तो ये एंड सिस्टम में जो एप्लीकेशन रन हो रही है उससे इंटरैक्ट करता है, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP एंड DNS, ये प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है इंटरैक्शन करने के लिए। ठीक है, एंड सिस्टम्स पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है एंड इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी। अब इसमें प्रोटोकॉल्स आ जाती है जैसे TCP और UDP। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यही है, TCP UDP। फिर इंटरनेट लेयर, द इंटरनेट लेयर हैंडल द राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। तो किस तरह से राउट होगा, वो डेटा पैकेट्स कैसे जाएंगे, ये राउट करने का काम है इंटरनेट लेयर का। इट इंक्लूड्स IP और ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स। ये इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ लेना टाइम मिले तो। नेटवर्क इंटरफेस लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद द नेटवर्क। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फिजिकली ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क में। तो इसके अंदर प्रोटोकॉल आ जाती हैं जैसे वाईफाई, ईथरनेट हो गया। नेटवर्क टेक्नोलॉजी बीइंग यूज, स्पेसिफाई मतलब जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको, उसके लिए वाईफाई या ईथरनेट हो गया।
अब देखो जैसे ये थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो है ये असल में था कि जीएसएम क्या होता है, जीएसएम का आर्किटेक्चर बताओ। उसके बाद मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था तो उसके बाद लिखा हुआ था डिस्कस जीएसएम सर्विसेज एंड सिक्योरिटी इन ब्रीफ। तो मैंने क्या करा, आर्किटेक्चर तो तुम्हें काफ़ी बार बता ही चुके हैं, तो सर्विसेज सिक्योरिटी एक बार और देख लेते हैं अगर स्किप हो गया हो तो, क्योंकि ये भी लिखना ही पड़ेगा आंसर में। तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ वाइडली यूज मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू यूजर, जैसे कि वॉइस कॉल हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गया, डेटा सर्विसेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। जीएसएम सर्विसेज के अंदर क्या क्या जाता है, जैसे वॉइस कॉल आ गई, तो इनेबल यूजर्स टू मेक एंड रिसीव वॉइस कॉल यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक, भारी शब्दों का इस्तेमाल। एसएमएस, जीएसएम सपोर्ट एसएमएस अलाउइंग यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज। एसएमएस करना, डेटा सर्विसेज, अब जीएसएम डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे जनरल पैकेट रेडियो सर्विस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मोबाइल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास सर्विसेज। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जीएसएम सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है, इनक्रिप्ट करता है, ये बातें पता ही है ना। तो जीएसएम यूज़ करता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड्स टू ऑथेंटिकेट यूज़र। तो जब भी सिम कार्ड लेने जाओगे तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह देखा जाएगा, है ना, अंगूठा वगैरह लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। ऑथेंटिकेट करना, इनक्रिप्ट करना, जो वॉइस कॉल है, डेटा ट्रांसमिशन है, उसको इनक्रिप्ट करा जाता है प्राइवेसी के लिए। फिर है एसेस कंट्रोल, जीएसएम एम्प्लाइज एसेस कंट्रोल मैकेनिज्म कि अनऑथराइज्ड कोई आदमी आके कनेक्ट ना हो जाए सर्वर में तुम्हारे नाम से। व्हाट आर वेरियस हैंड ओवर प्रोसीजर, हैंड ओवर बता रखा है तुम्हें, सॉफ्ट हैंड वो हैंड ऑफ था, है ना, ये हैंड ओवर है। तो देखना ध्यान से कि हैंड ओवर प्रोसीजर जीएसएम अलाउ मोबाइल डिवाइस टू स्विच फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर ड्यूरिंग ऑन गोइंग कॉल। ठीक है, तो उस समय तो बताया गया था कि क्या होता है, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्विच करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हैंड ओवर प्रोसीजर जीएसएम अलाउ करता है मोबाइल डिवाइस को कि एक बेस स्टेशन से दूसरे में स्विच करना ड्यूरिंग ऑन गोइंग कॉल या एक्टिव कनेक्शन, जब कनेक्शन बन रखा हो। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ हैंड ओवर प्रोसीजर, पहले इंट्रासेल, फिर इंटरसेल, ये हम वैसे देख चुके हैं, यूनिट 2 में देखा था हमने ये। तो दिस टाइप ऑफ हैंड ओवर अकर व्हेन मोबाइल डिवाइस मूव विद इन द कवरेज एरिया ऑफ द सेम बेस स्टेशन। ठीक है, मतलब बेस स्टेशन वही रहेगा, इंट्रा मतलब विद इन द कवरेज एरिया, और ये मैनेज होता है उसी बेस स्टेशन से जहाँ जहाँ पे वो डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है। एंड नो कोऑर्डिनेशन विद अदर बेस स्टेशन चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि हम उसी बेस स्टेशन के अंदर है। मगर इंटर में क्या होता है, मोबाइल डिवाइस फ्रॉम द कवरेज एरिया ऑफ वन बेस स्टेशन टू अनदर जाता है, तो यहाँ पे तो जरूरत हो गई दूसरे बेस स्टेशन के लिंकिंग की। विद इन द सेम नेटवर्क वही रहता है मगर बेस स्टेशन बदल जाता है, तो हैंड ओवर इज कोऑर्डिनेटेड बिटवीन 2 बेस स्टेशन की सीमलेस ट्रांजेक्शन रहे। ठीक है, फॉर द मोबाइल डिवाइस, और हैंड ओवर डिसीजन इज बेस्ड ऑन फैक्टर की सिग्नल की स्ट्रेंथ क्वालिटी कैसी है। इंटर सिस्टम हैंड ओवर, इसमें क्या होता है कि व्हेन मोबाइल डिवाइस मूव फ्रॉम कवरेज एरिया फ्रॉम द कवरेज एरिया ऑफ वन जीएसएम नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, जैसे कि जीएसएम टू अ डिफरेंट सेलुलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, मान लो टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास टीडीएमए था, अब तुमने सीडीएमए कर दिया, डब्ल्यूसीडीएमए कर दिया, तो इस हैंड ओवर को मैनेज करने के लिए यही इसी को कहते हैं इंटर सिस्टम। ठीक है, इंटर सिस्टम हैंड ओवर इज मैनेज बाय द नेटवर्क कंट्रोलर ऑफ बोथ नेटवर्क एंड द मोबाइल डिवाइस नीड टू री रजिस्टर एंड स्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, तो ऐसे केस में उसको री रजिस्टर या नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हैंड ओवर प्रोसीजर जीएसएम में डिज़ाइन हो रखा है टू इंश्योर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एंड मेंटेन कॉल क्वालिटी ऑफ मोबाइल। ठीक है, कि कम्युनिकेशन बना रहे, क्वालिटी बनी रहे उस नेटवर्क कवरेज एरिया में। द हैंड ओवर प्रोसेस इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन बिटवीन बेस एंड नेटवर्क कंट्रोलर टू हैंड ऑफ द कनेक्शन सीमलेसली। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये बेस स्टेशन एंड नेटवर्क कंट्रोलर में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है कि डिस्ट्रप्शन जो है बीच में जो दिक्कतें आती हैं वो मिनिमाइज हो जाए, ऑन गोइंग कॉल चलती रहे, डेटा सेशन चलता रहे। मान लो तुमने नेट ऑन कर रखा है, तो जब तुम बेस स्टेशन चेंज कर रहे हो तो डेटा मिलता रहे तुम्हें। ऐसी चीज़ों पे लिखना पेपर में आसान होता है, बजाय कि कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि जिसके बारे में तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ये क्वेश्चन अच्छा आया था कि UMTS, तो कितना चालाकी से इन्होंने UMTS दे दिया कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि हम लिखें क्या। मोस्टली यही होता है कि पेपर में बस हिंट चाहिए होती है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, है ना। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि UMTS तो 3G को कहते हैं, और 3G तो मैं यूनिट 1 में पढ़ा था, वायरलेस से पढ़ता आ रहा हूँ, तो 3G के बारे में सब कुछ लिख दोगे, है ना। तो उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द UMTS नेटवर्क और उसके एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन वायरलेस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, थर्ड जनरेशन वायरलेस स्टैंडर्ड्स के एडवांटेज क्या है। तो UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है। M मतलब तो मोबाइल होता है, S मतलब सिस्टम, तो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एक 3G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो हाई स्पीड डेटा और वॉइस सर्विसेज देता है। इट इज़ एन इवोल्यूशन ऑफ GSM। ठीक है, GSM का क्या इवोल्यूशन है, एंड सपोर्ट हायर डेटा ट्रांसफर रेट एंड इंप्रूव नेटवर्क कैपेसिटी। नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाई है इसने। तो देखो इस नेटवर्क के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे यूज़र इक्विपमेंट हो गया, UE, बड़ा नंबर का क्वेश्चन है। तो UE रिफर टू मोबाइल डिवाइस सच यूज बाय सब्सक्राइबर, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट। तो हम बोलते हैं मोबाइल डिवाइस को हम यहाँ पे UE लिख दिया। फिर है RAN, नेट रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो RAN इंक्लूड करता है नोड बी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग रेडियो सिग्नल। जो ट्रांसमिट और रिसीव करेगा रेडियो सिग्नल फ्रॉम द UE रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर RNC विच मैनेज एंड कंट्रोल द नोड बी। ठीक है, तो नोड बी और रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर में आपस में जो है काम चलता है। RNC जो है वो कंट्रोल करता है, और नोड बी को क्या चाहिए होता है, ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं रेडियो सिग्नल्स को। कोर नेटवर्क CN कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट, जैसे कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर,
GPRS का सर्विंग सपोर्ट नोड हो गया यानी SGSN, और गेटवे GPRS सपोर्ट नोड हो गया GGSN। तो दीज एलिमेंट हैंडल कॉल राउटिंग, डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्टिविटी टू अदर नेटवर्क्स। तो बाकी नेटवर्क के साथ कॉल राउटिंग वगैरह डेटा ट्रांसफर हो पाए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क में ये सब काम चलता है। कौन कौन होते हैं? MSC, SGSN और GGSN, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। जब भी GPRS के बारे में आए, तुमने अगर सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड और गेटवे GPRS सपोर्ट नोड याद नहीं रखा है ना, कर लेना, क्योंकि SGSN याद रहेगा फिर तुम फुल फॉर्म भूल जाओगे। ठीक है, तो जब भी GPRS के क्वेश्चन आए ये लिख देना कि सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड और गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। GPRS का तो आर्किटेक्चर भी आ सकता है कि बताओ भाई GPRS में क्या क्या होता है, डिटेल में समझाओ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हम कुछ गेस नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि फिर 6.5 मार्क्स से कुछ भी बन सकता है। तो बस हमें सब कुछ तैयारी करके जानी है और लिखने का दम रखना चाहिए कि एटलीस्ट 4 नंबर का तो लिख ही ले, बाकी 2 का खुद बना लेंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है UTN का, समझ में? रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो गया, कोर नेटवर्क हो गया, उसके ऊपर UE था। ठीक, ये ध्यान रखना। एडवांटेज क्या है UMTS के? हाई डेटा रेट। ये हर जगह चिपकेगा, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो तुम्हें हर जगह लिखना पड़ेगा कि हाई डेटा रेट। डेटा रेट अच्छे होते हैं। अब तुम्हें पता है कि UMTS जब GSM से भी अच्छा है, उसका हायर वर्जन है, तो ऑफर हाई डेटा रेट ट्रांसफर कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। इनेबलिंग फास्ट डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, मल्टीमीडिया सर्विसेज, सारी कहानी भाई। इंप्रूव नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़िया कर देता है, इन्हांस करता है मल्टीमीडिया सर्विसेज को। और ग्लोबल रोमिंग, तो ग्लोबल कवरेज है क्योंकि सैटेलाइट वगैरह वहाँ पे है, तो इनेबल करता है सीमलेस रोमिंग। जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि मेरे को ये आंसर नहीं आ पा रहा है, तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन का कुछ तो याद होगा वो लिख देना। ठीक है, ग्लोबल रोमिंग में फिर ये ग्लोबल कवरेज के लिए सैटेलाइट्स वगैरह आ जाती हैं, है ना, जो हमने पहले पढ़ी थी, इरिडियम वगैरह, स्टारलिंक। अब देखो इन्हांस सिक्योरिटी करता है, ये भी सिक्योर मैकेनिज्म है। फिर है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। UTM नेटवर्क क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज करते हैं अलग अलग ट्रैफिक को और इंश्योर करते हैं क्वालिटी बढ़िया है रियल टाइम एप्लीकेशन में। और सपोर्ट फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इन सबको सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, ये भी पार्ट बड़ा खतरनाक था, ऐसे क्वेश्चन से डर। हाँ, मैं जो कह रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन जैसे अभी हैंड ओवर हमने लिखा, तो उसमें तो हम बना देंगे बेस स्टेशन से कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बताने DSDV, DSR, AODV में। तो पहली बात तो फुल फॉर्म नहीं पता है, और असल में 1-2 की पता होगी कि चलो ठीक है, DSR की डायनेमिक सोर्स राउटिंग पता थी मेरे को, और DV में मेरे को डिस्टेंस वेक्टर नज़र आ रहा है, DS का मुझे कोई आइडिया नहीं, AODV तो सर के बाहर जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों में कोशिश करना कि दिमाग में रखो, क्योंकि डिफरेंस पढ़ लो। डिफरेंस से क्या होगा कि जब डिफरेंस पढ़ोगे तो एक साथ 2-3 याद कर लोगे तुम। जैसे यहाँ भी तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक के बारे में पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन AODV, तो तुम लिख पाओगे। तो फिलहाल देख लेते हैं डिस्टेंस सीक्वेंस, डेस्टिनेशन सीक्वेंस्ड डिस्टेंस वेक्टर, वैसे हमने कवर कर रखा है ना। तो डेस्टिनेशन सीक्वेंस्ड डिस्टेंस वेक्टर और डायनेमिक सोर्स राउटिंग और एड हॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर, ये तीन हो गए। आर राउटिंग मैकेनिज्म यूज इन मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, ठीक है, मैनेट में यूज़ होते हैं। हेयर आर द डिफरेंसेस, क्या क्या है? DSDV इज़ अ प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल, याद आया? प्रोएक्टिव था, DSR रिएक्टिव था, तो हमने कर चुके हैं, वैसे ध्यान रखना है इसका। DSDV इज़ अ प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल दैट मेंटेन राउटिंग टेबल, ठीक है, राउटिंग टेबल बनाता है कंटेनिंग डेस्टिनेशन सीक्वेंस। तो जैसे डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर बोल रहे हैं ना, तो डेस्टिनेशन का सीक्वेंस बना रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई राउटिंग टेबल बन रही है। तो फुल फॉर्म से थोड़ा लिंक करते रहना चीज़ों को कि क्लिक करते हैं आसानी से। प्रोएक्टिव राउटिंग है जो कि मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को। हर नोड पीरियोडिकली एक्सचेंजेस राउटिंग इन्फॉर्मेशन विद इट्स नेबर, तो हर नोड अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन नेबर्स के साथ एक्सचेंज करती है। और मैंने शायद बताया हुआ है कि किस तरह से राउटिंग टेबल बनती है, नहीं बताया तो बता, टाइम लगे, अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दूसरे जैसे जैसे अपडेट होता रहता है ना, तो सारी राउटिंग टेबल अपडेट होती है। तो फिलहाल ये समझ लो कि वो पीरियोडिकली एक्सचेंज करते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने नेबर्स के साथ, और अपडेटेड राउट्स रखते हैं, जो बढ़िया है। तो DSDV इंश्योर लूप फ्री पाथ, कि ऐसा ना हो कि लूपिंग चल रही हो, साइकिल ही चल रही हो वहाँ पे। एंड इज सुटेबल फॉर नेटवर्क विद लो मोबिलिटी एंड स्टेबल टोपोलॉजी, तो जहाँ पे टोपोलॉजी स्टेबल है, मोबिलिटी यानी ज़्यादा डेटा हॉप नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का अगर कम है तो DSDV बेस्ट रहती है, ठीक है। फिर DSR होता है रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल, ये ऑन डिमांड है कि पुलिस तभी आएगी जब कोई क्राइम होगा, है ना। सिक्योरिटी गार्ड क्राइम से पहले बैठे रहते हैं, तो वो DSDV का काम कर रहे हैं। फिलहाल DSR में यानी डायनामिक सोर्स राउटिंग में ऑन डिमांड काम होता है, रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल है। व्हेन अ नोड नीड टू सेंड डेटा टू डेस्टिनेशन, इट ब्रॉडकास्ट अ राउट रिक्वेस्ट पैकेट, तो जब भी उसको डेटा टू डेस्टिनेशन पहुंचाना होता है, तो वो क्या करेगा? राउट रिक्वेस्ट पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा। नोड्स दैट रिसीव द रिक्वेस्ट, जिनको ब्रॉडकास्ट करना है, यानी एक तरह से सारे नोड्स को अवेल करा देना। तो जिसको भी मिलता है, रिसीव द रिक्वेस्ट, रिप्लाई विद द राउट इन्फॉर्मेशन इफ़ दे हैव अ वैलिड रूट, तो अगर रूट सही है तो वो राउट इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ यहाँ से रास्ता जा रहा है। DSR उसको यूजेज सोर्स राउटिंग वेयर द एंटायर राउट इज इंक्लूडेड इन द पैकेट हेडर, तो सोर्स राउटिंग को ले लेता है वो, जहाँ पे सारा पैकेट हेडर पे लिखा हुआ है। इट इज़ सुटेबल फॉर हाईली डायनेमिक नेटवर्क विद फ्रीक्वेंट टोपोलॉजी चेंज। तो इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है कि DSR में यानी डायनेमिक राउटिंग, सोर्स राउटिंग में डायनेमिक शब्द का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, हम वहाँ पे DSR यूज़ करेंगे। AODV क्या होता है? एक रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट एस्टैब्लिश राउट्स ऑन डिमांड, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी रिएक्टिव है, एडहॉक है ना, एडहॉक, और डिस्टेंस वेक्टर्ड है, तो ये भी ऑन डिमांड काम करेगी। सिमिलर टू DSR, इट यूजेज राउट रिक्वेस्ट एंड राउट रिप्लाई पैकेट,
ठीक है, DSR के सिमिलर ही है, मगर हाउएवर AODV मेंटेन ओनली द नेक्स्ट हॉप इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द एंटायर राउट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बोलते हैं कि हमें क्लास के मॉनिटर को सभी क्लास के बच्चों का नाम पता होता है, मगर लाइन में जो लग रखे हैं उसको सिर्फ अपने आगे वाले का पता है कि मेरे रोल नंबर आगे जो है ये लड़का है, ठीक है। तो सिर्फ नेक्स्ट हॉप का पता होता है AODV में। तो नेक्स्ट हॉप करके सभी लोगों को अपना नेक्स्ट हॉप पता है। तो इस तरह से इंस्टेड ऑफ एंटायर रूट के बदले सिर्फ नेक्स्ट हॉप पता है। राउट्स कैन आर क्रिएटेड एंड अपडेटेड एज नीडेड। तो बनते हैं, अपडेट होते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं कुछ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी के बाद। AODV सुटेबल फॉर नेटवर्क जिनके डायनामिक टोपोलॉजी और लो ओवरहेड कम है। तो द चॉइस ऑफ राउटिंग मैकेनिज्म डिपेंड करती है ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। लास्ट में एक लाइन जरूर लिख देना ऐसे करके कुछ, कि जहाँ पे तुम चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हो। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इन तीनों का तो यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ में क्या है, अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स कम है तो तुम टेबल बना दोगे 3, जिसमें जगह कम जगह पे ऐसे लगे ज़्यादा लिखा है। मगर फिर क्या है, तुम्हारे पॉइंट्स जो है वो वैलिड होने चाहिए, क्योंकि कम शब्द लिखोगे तो दिखेगा, है ना। तो वो तुम्हारी मर्जी है। लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम एडॉक नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मोबाइल एडॉक नेटवर्क में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मोबिलिटी, नेटवर्क साइज, ट्रैफिक लोड, टोपोलॉजी, स्टेबिलिटी। इन सब पैरामीटर्स को देख के ही हम चूज़ करते हैं। पाँचवां है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम एंड रैंडम असाइनमेंट स्कीम। 6 नंबर का आया था। तो क्या होता है फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम एंड रैंडम असाइनमेंट स्कीम जो है वो अप्रोचेज हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में फॉर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, किसके, रिसोर्स को एलोकेट करने के, एंड असाइनमेंट। तो इनका डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम में स्पेसिफिक रिसोर्सेज और चैनल्स आर परमानेंटली एलोकेटेड टू स्पेसिफिक यूजर और डिवाइसेज। फिक्स मतलब ये रिसोर्स, ये चैनल तेरा है, ठीक है, फिक्स हो गया। ईच यूजर इज असाइंड ए फिक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम स्लॉट या फ्रीक्वेंसी चैनल दे दिया, ठीक है, इतने इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तुम्हारी है, विच रिमेन अनचेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि रेडियो के जो चैनल होते हैं 93.5, तो ये फिक्स्ड है। अब इसी चैनल को यूज़ करके वो रेडियो वाले अपना RJs वगैरह उसमें बोलेंगे। द रिसोर्स एलोकेशन इज प्री डिटरमाइंड एंड डज नॉट चेंज डायनेमिकली बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन। तो ये रिसोर्स एलोकेशन पहले से ही डिटरमाइन है, चेंज नहीं होता, वो डायनेमिक चेंजेस नहीं होते कि अगले दिन कोई और हर्ट्ज मिल गया, नहीं। फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम आर टिपिकली यूज्ड इन सिस्टम जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर है और स्टेबल ट्रैफिक पैटर्न है, ठीक है। रेडियो से कंफ्यूज मत होना, वो ब्रॉडकास्ट का वो अलग तरीका है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट का तरीका है वो। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम इंक्लूड FDMA एंड TDMA। तो ये फिक्स थे, जब हमारे पास 1G 2G था तो चीज़ें फिक्स थी, 3G आने के बाद CDMA आया ना। अच्छा, रैंडम असाइनमेंट स्कीम ये क्या होता है, ये रिसोर्सेज और चैनल जो होता है डायनामिकली असाइन होते हैं यूजर बेस्ड ऑन करंट नेटवर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो असाइनमेंट जो होता है वो ऑन द फ्लाई होता है एंड चेंज ओवर टाइम एज अ नेटवर्क लोड एंड यूज़र रिक्वायरमेंट वेरी। तो आजकल तो ऐसे ऐसे लिंक भी क्रिएट होते हैं जो तुम अगर तुमने कोई मूवी डाउनलोड करने की कोशिश की होगी, हर बार लिंक चेंज हो जाते हैं, रहती वही लोकेशन है। तो ऑन द फ्लाई चीज़ें हो रही हैं। तो रैंडम असाइनमेंट स्कीम्स होती हैं टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड अकोमोडेट वेराइन ट्रैफिक पैटर्न एंड यूज डेस्टिनी। दिस स्कीम्स ऑफन यूज एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल फॉर डायनेमिक एलोकेशन। तो खुद से तो हो नहीं पाएगा मैनुअली, तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रही होगी, एल्गोरिथम चल रही होगी, जिसके बेसिस पे रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं। फैक्टर्स लाइक चैनल अवेलेबिलिटी, इंटरफेरेंस लेवल, यूजर की प्रायोरिटी क्या है। रैंडम असाइनमेंट स्कीम्स आर कॉमनली यूज इन सिस्टम विद लार्ज नंबर ऑफ यूजर एंड हाईली वेरिएबल ट्रैफिक लोड। तो रैंडम स्कीम जो होती हैं वो कॉमनली कहाँ यूज़ होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा यूजर्स हों, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स हों और वेरिएबल ट्रैफिक लोड हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ CDMA आ जाता है, जो हम, या कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। तो CSMA भी पढ़ लेना, कहीं पेपर में CSMA आ गया तो फिर हम बोलेंगे हमें तो CDMA आता था, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। अगला कह रहा है कि हाँ, ये देखो पाम OS वगैरह यूनिट 4 का पार्ट है ये। तो जो भी है एंड्रॉयड, सिम्बायन जो भी है, हमने इसके क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है आर्किटेक्चर एक बार, और डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड लोकेशन अपडेट, ठीक है। ये वाला मैंने तुम्हें पहले ही बताया, शुरू में पहला क्वेश्चन ही था ये। मैं कह रहा था कि ध्यान से देखना, आगे भी बोलेंगे। तो इसमें पाम OS के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो पाम OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजाइन फॉर हैंडहेल्ड डिवाइस, प्राइमरीली यूज इन पाम PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड लेटर इन स्मार्टफोन में भी OS काम आ गया। आर्किटेक्चर पूछा गया, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर ऑफ पाम OS रिफर टू द ओवरऑल डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन पाम हैंडहेल्ड डिवाइस। तो किस तरह से डिजाइन होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस पर बात हुई है आर्किटेक्चर में। पाम OS इज अ मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ यूज। तो कुछ की कंपोनेंट है आर्किटेक्चर के। यहाँ देखो एप्लीकेशन दिख रहा है तुम्हें, पाम OS आर्किटेक्चर लिखना, फिर एप्लीकेशन का डब्बा बनाना आता है। तो फिर यूजर मोड होता है, कर्नल मोड होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन के नीचे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, विंडो, डेटाबेस, VFS, उसके नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, या सिर्फ कर्नल कह दो, कर्नल, फिर उसके बाद हार्डवेयर। तो कर्नल लेयर में क्या होता है, द कर्नल लेयर फॉर्म्स द कोर ऑफ पाम OS आर्किटेक्चर और एसेंशियल सिस्टम सर्विसेज। तो कर्नल मतलब कोर पे, लिनक्स में जैसे हमने पढ़ा था। इट मैनेजेस मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, डिवाइस ड्राइवर्स। जो तुमने पढ़ के आ रखे हो ना OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब घुसा दो यहाँ पे, यही काम हो रहा है। तो मैनेज करता है मेमोरी एलोकेशन को, डी एलोकेशन को, शेड्यूलिंग को प्रोसेस करता है। कर्नल लेयर ऑल्सो इंक्लूड बेसिक सिस्टम फंक्शन जैसे पावर मैनेजमेंट, इवेंट हैंडलिंग। अच्छा, UI लेयर में क्या होता है, फोकस ऑन डिलीवरिंग अ यूजर फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव इंटरफेस। तो GUI इंक्लूड करता है विंडो, मेन्यू, बटन वगैरह, ठीक है, टच सेंसिटिव स्क्रीन। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रन हो पाए। जैसे तुम देखते हो कि iOS के लिए अलग से, मतलब वहाँ प्ले स्टोर और iOS में अंतर है ना। तो वो किस तरह की कंपैटिबल है एप्लीकेशन
थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ये भी देखना पड़ता है। तो इट प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग वेरियस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन पाम ओएस आर टिपिकली रिटर्न इन सी, तो सी लैंग्वेज में लिखी जाती है और अ वेरिएशन ऑफ इट यूजेस द पाम ओएस एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर डीएम लेयर में यानी डेटा मैनेजमेंट में लेयर हैंडल करते हैं डेटा स्टोर एंड रिट्रीवल, फाइल मैनेजर से जैसे हम देते हैं फाइल सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटी। यहाँ पे फ्लैट फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, सपोर्ट अ सिंपल डेटाबेस मॉडल पीडीबी, पाम डेटाबेस फॉर्मेट। ठीक है, इसका अपना डेटाबेस फॉर्मेट है। द जैसे तुम देखते हो डॉट एम एस आई ऐसे करके डेटाबेस का अलग अलग एक्सटेंशन है अब रखने का, हर किसी का अपना ओ एस है ना। तो कम्युनिकेशन लेयर देखो कि इसमें प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी ऑप्शंस, अब प्रोटोकॉल एंड ड्राइवर्स फॉर वेरियस कम्युनिकेशन मेथड, सीरियल कम्युनिकेशन जैसे इंफ्रारेड भी हो गई। ठीक है, तुम देखते होगे कि कुछ फ़ोन में ऐप डाउनलोड करने से एसी में चेंज कर सकते हैं, या टीवी का रिमोट का काम भी करता है, तो वो इंफ्रारेड उसके पास प्रोटोकॉल होगी कम्युनिकेशन करने की, है ना। एंड वायरलेस कनेक्टिविटी, वाईफाई ब्लूटूथ तो होता ही है। द कम्युनिकेशन लेयर अलाउ पाम ओएस डिवाइसेस टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस, एक्सचेंज डेटा एंड एसेस ऑनलाइन सर्विस। की फीचर एंड डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड लोकेशन अपडेट, ये तो हो रखा है, फिर भी देख लो। पेजिंग एंड मैकेनिज्म हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं कि इनकमिंग कॉल एंड नोटिफाई करने के लिए इनकमिंग कॉल एंड मैसेजेस। पाम ओएस पेजिंग इन्वॉल्व सेंडिंग अ सिग्नल एंड मैसेज टू अ हैंडल डिवाइस। ठीक है, इनकमिंग इवेंट के लिए। लोकेशन में क्या होता है, लोकेशन अपडेट होती है, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है। एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू मोबाइल आईपी, होम एड्रेस। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था अच्छा आएगा कि हमें एक एक करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो मोबाइल आईपी के रेफरेंस में होम एड्रेस क्या होता है, होम एड्रेस रिफर टू परमानेंट आईपी एड्रेस। ठीक है, जो मोबाइल नोड को असाइन करा जाता है, इज कनेक्टेड इन द होम नेटवर्क। तो इट इज़ द एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई मोबाइल नोड विद इन द होम नेटवर्क, और द एमएन इज अवे फ्रॉम इट्स होम एंड मूव टू द फॉरेन नेटवर्क, इट स्टिल रिटेन इट्स होम एड्रेस। ठीक है, होम एड्रेस तो रहेगा ही, अलाउइंग इट टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद अदर नोड्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, फॉरेन नोड नेटवर्क में जाएगा तब भी होम एड्रेस तो रहेगा ही। और ये चीज़ें क्या होती हैं, हम ऐसे कहते हैं हाँ इस पे लिख देंगे होम एड्रेस होता है, मगर फिर ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिख पाते हम, इसलिए थोड़ा पॉइंट्स रखना दिमाग में। मोबाइल नोड क्या होता है, एमएन बोल रहे हैं बार बार, एक डिवाइस है या होस्ट है दैट कैन चेंज इट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द नेटवर्क एंड मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। तो जो हमारे हाथ में है वो मोबाइल नोड है, टू अनदर वाइल मेंटेनिंग ऑनगोइंग नेटवर्क कनेक्टिविटी, टिपिकली मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह हो गया। ठीक है, एमएन कैन रोम बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क एंड मेंटेन इट्स आईपी कनेक्टिविटी बाय यूजिंग मोबाइल आईपी प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। फॉरेन नोड क्या होता है, फॉरेन नोड एक नोड है दैट रिसाइड इन अ फॉरेन नेटवर्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कम्युनिकेशन विद मोबाइल नोड्स दैट आर विजिटिंग फ्रॉम देयर होम लोकेशन। ठीक है, तो जो फॉरेन नोड में जाते हैं, जो होम लोकेशन से आगे बढ़ते हैं या प्लेस चेंज करते हैं, वो फॉरेन नोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेन नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। व्हेन अ मोबाइल नोड मूव टू अ फॉरेन नेटवर्क इट रजिस्टर विद अ फॉरेन नोड। तो जब भी कोई मोबाइल नेटवर्क फॉरेन नेटवर्क के अंदर आता है मोबाइल नोड, तो वो फॉरेन नोड में रजिस्टर हो जाता है, जो कि केयर ऑफ एड्रेस असाइंस अ केयर ऑफ एड्रेस टू द एमएन एंड फॉरवर्ड इट पैकेट टू द एमएन होम नेटवर्क। ठीक है, फॉरवर्ड करता है होम नेटवर्क में उसके। फॉरेन नेटवर्क क्या होता है, फॉरेन नोड की बात हो रही है, तो नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम होम नेटवर्क ऑफ मोबाइल नोड, जहाँ पे एमएन मूव टू फॉरेन नेटवर्क। यहाँ पे एमएन मोबाइल नोड जो है वो फॉरेन नेटवर्क पे चला गया है, इट बिकम अ विजिटर टू दैट नेटवर्क। तो देख रहे हो, हैं दोनों एक रिलेटेड ही, एक नोड है जो कि प्रेजेंट है, नेटवर्क है जिसके अंदर प्रेजेंट है, मगर उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि लिखा जा रहा है कैसे कि फॉरेन नेटवर्क प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जिससे कि कम्युनिकेशन हो पाए मोबाइल नोड, जो विजिटिंग मोबाइल नोड आ रखा है उसमें कम्युनिकेशन हो पाए। होम नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ये होम का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, परमानेंट आईपी एड्रेस असाइन होता है, जो ये सारी चीज़ें लिख देना। सेवन्थ आता है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, स्पेस, फ्रीक्वेंसी, कोड डिवीजन और हर एक को डिफाइन करना है, ये भी बड़ा क्वेश्चन आया था। तो वैसे तो तुम्हें आता होगा, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक मेथड है कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल एंड डेटा स्ट्रीम्स इनटू सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, बहुत सारे सिग्नल डेटा स्ट्रीम्स को एक ही ट्रांसमिशन मीडियम में स्ट्रीम करना। ठीक है, अब इसके अंदर आता है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एच डी एम ज्योति की बात नहीं हो रही, इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द अवेलेबल फिजिकल स्पेस इनटू मल्टीपल चैनल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं विद ईच चैनल डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक यूज़र और डेटा स्ट्रीम। तो हर एक चैनल डेटा स्ट्रीम पे है। इट इज़ कॉमनली यूज इन टेक्नोलॉजी जैसे कि MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ये ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जिनकी फुल फॉर्म ही होती है, हमारा आधा पेज भर जाता है। इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर मल्टीपल एंटीनाज आर यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये जो है फिजिकल स्पेस की बात हो रही है। तो एक साथ मल्टीपल एंटीनाज लगे हैं क्योंकि एक साथ रिसीव कर रहे हैं, एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये स्पेस डिवीजन हो गया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को क्या करता है, मल्टीपल नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स बनाता है, और हर बैंड असाइन होता है, हमने FDM में तो पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, अलाइंग साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ओवर सेम फिजिकल मीडियम। FDM इज़ वाइडली यूज इन एनालॉग कम्युनिकेशन, देखा होगा एनालॉग में हम काफ़ी यूज़ करते हैं, सच एज ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट या रेडियो एंड टेलीविजन। CDM क्या होता है, इन्वॉल्व यूनिक कोड टू ईच यूजर एंड डेटा स्ट्रीम, ऑर्थोगोनल, अलाइंग द रिसीवर टू सेपरेट द एंड डिकोड द इंडिविजुअल सिग्नल। तो कोड डिवीजन मल्टीपल ऐसे CDM इज़ अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ CDM यूज इन सेलुलर कम्युनिकेशन। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में हम CDM का यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट में क्या हम करते हैं, FDM का यूज़ करते हैं। बी पार्ट आया था इसका ये वाला, सावधान रहना ऐसे क्वेश्चन से, एक लाइन तो याद कर लेना,
एक काम करना तुम, अगर तुम्हें डर लग रहा है इस पेपर से, तो सिलेबस खोलना और सिलेबस में देखना कुछ ऐसे सिंगल टर्म्स होंगे, जैसे अभी दिख रहा है तुम्हें WPABX या IRDA, ZigBee, RFID, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं सिलेबस में। तो ऐसी चीज़ों का एक शॉर्ट नोट बना देना, 1-2 लाइन लिख देना कि तुम शुरू में क्या लिखने वाले हो, ठीक है। तो उससे डर कम हो जाएगा और तुम्हें पता रहेगा कि हाँ, मैंने सिलेबस तो देख ही रखा है, कि आएगा तो लिख ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमन वैल्यूज़ की तरह हम पढ़ते जाएंगे, हाँ ओके होता रहेगा, क्योंकि चीज़ें भूली जा सकती हैं और फिर रटना ही पड़ेगा या लिख के रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वायरलेस प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, अब तुम कैसे उम्मीद करते हो कि इतने बेस स्टेशन, इतनी सारी चीज़ों के साथ तुम ये भी याद रख पाओ, ठीक है। वायरलेस प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, ठीक है। WPABX, वैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में ऑलमोस्ट, हाँ सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो, यूनिट 2 के अंदर आया था ये। WPABX इज अ वायरलेस वर्जन ऑफ प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज का वायरलेस वर्जन है। इट अलाउज वायरलेस कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ फिजिकल वायर्ड कनेक्शन। फिजिकली वायर को कनेक्ट नहीं करना है, वायरलेस कनेक्टिविटी रहेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस में। IRDA तो हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, ठीक है, तीसरी बार देख रहे हैं। IRDA इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट का यूज़ होता है डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के काम आती है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रिंटर्स में। ZigBee लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, शॉर्ट रेंज और लो डेटा रेट एप्लीकेशन है। ठीक है, कहाँ यूज़ होती है, होम, ये जरूर लिखना, ये आखिरी पॉइंट तो काफ़ी अच्छा है। होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, जैसे ऊपर IRDA का लिखा था, कहाँ यूज़ होती है, सेंसर नेटवर्क में ZigBee यूज़ होती है। फिर है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है रेडियो वेव टू वायरलेसली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल्स, ठीक है, वायरलेसली आइडेंटिफाई करना। इट कंसिस्ट ऑफ टैग, यूनिक आइडेंटिफायर, ये हम इससे पहले ही हम देख चुके हैं यूनिट 2 जब हमने रिवाइज की थी। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफर करता है वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि लिमिटेड होती है वायर्ड में, और अनअवेलेबल, मेकिंग इट सूटेबल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस इन रूरल और रिमोट एरिया। तो हम रूरल और रिमोट में WiMAX का यूज़ कर सकते हैं। फिर है एक क्वेश्चन कह रहे हैं हिडन एंड एक्सपोज्ड टर्मिनल, नियर फार टर्मिनल, ये भी हम देख चुके हैं। चीज़ें जो है मोस्टली हम पढ़ चुके हैं, बस तैयार रहना है कि क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरह से आएंगे वो, ठीक है। हिडन टर्मिनल होता है इन द वायरलेस नेटवर्क, हिडन टर्मिनल रिफर टू सिचुएशन वेयर टू नोड्स आर आउट ऑफ रेंज फ्रॉम ईच अदर बट विद इन द रेंज ऑफ सेंट्रल एसेस पॉइंट, ठीक है। दो नोड एक दूसरे से तो आउट ऑफ रेंज होती है, मगर एक सेंट्रल एसेस पॉइंट से रेंज के अंदर होती हैं। द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम अकर व्हेन टू टर्मिनल विच कैन नॉट डायरेक्टली डिटेक्ट ईच अदर ट्रांसमिशन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद द एसेस पॉइंट एट द सेम टाइम। हाँ, वो जो मैंने बताया था तुम्हें, क्लियर टू वाला, है ना। तो एज अ रिजल्ट कोलिजन में अकर व्हेन द सिग्नल फ्रॉम द हिडन टर्मिनल्स ओवरलैप टू द एसेस पॉइंट, ठीक है। तो इसमें कोलिजन होने के चांसेस है। एक्सपोज टर्मिनल क्या होता है, रिफर टू द सिचुएशन वेयर ट्रांसमिटिंग नोड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अनदर नोड दैट इज आउट ऑफ द रेंज। तो एक्सपोज टर्मिनल की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ट्रांसमिटिंग नोड जो ट्रांसमिट कर रही है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाती है टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अनदर नोड जो कि रेंज के बाहर है, कि द एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम अकर व्हेन अ ट्रांसमिटिंग नोड विच इज विद इन द रेंज ऑफ रिसीवर बट आउट ऑफ द रेंज ऑफ अनदर ट्रांसमिटिंग नोड। तो रिसीवर को तो मिल जाएगी, मगर दूसरी वाली ट्रांसमिट कैसे करे, क्योंकि रिसीवर तक पहुंचने के लिए जिस नोड का सहारा लेना था वो एक्सपोज्ड है, ठीक है। रेफरेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग इवन दो इट वुड नॉट कॉज एनी इंटरफेरेंस तो हो नहीं रही है, मगर फिर भी नहीं पहुंच पा रही है। द मेन डिफरेंस बिटवीन हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल क्या है, तो हिडन जो होता है इट अकर व्हेन टू नोड्स कैन नॉट डायरेक्टली डिटेक्ट ईच अदर, ठीक है, दो नोड्स एक दूसरे को नहीं डिटेक्ट कर पा रही, कॉजिंग पोटेंशियल कोलिजन एट द एसेस पॉइंट। तो एसेस पॉइंट पे कोलिजन होता है। एक्सपोज में क्या होता है कि द इट अकर व्हेन अ ट्रांसमिटिंग नोड रेफरेंस फ्रॉम ट्रांसमिटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अनदर नोड, तो दूसरी नोड की वजह से वो ट्रांसमिट नहीं कर पाती है, इवन दो इट वुड नॉट कॉज एनी इंटरफेरेंस टू द रिसीवर, क्योंकि रिसीवर पे तो इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है, वो दूसरी नोड आ रही है बीच में, ठीक है, जो इंटरफेरेंस कर रही है। फिर है नियर फार टर्मिनल, नियर टर्मिनल क्या होता है, इन वायरलेस नेटवर्क नियर, अच्छा ये जरूर लिखना, जैसे तुम आंसर लिखने का शुरुआत करते हो तो नियर टर्मिनल को लिखते समय पहले ऐसे लिख देना, एक वायरलेस नेटवर्क में, इन अ वायरलेस नेटवर्क, फिर कॉमा लगा के, ठीक है, इससे आंसर थोड़ा प्रॉपर लगता है। हम जैसे नियर टर्मिनल लिखते हैं तो लिख देते हैं नियर टर्मिनल इज अ टर्मिनल विच इज यूज, है ना, ऐसे करके नहीं, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इन अ वायरलेस नेटवर्क अ नियर टर्मिनल रिफर टू टर्मिनल दैट इज लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एसेस पॉइंट और रिसीवर। तो इट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्ट्रेंथ एंड लो ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन हाई डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये नियर टर्मिनल हम किसको रिफर करते हैं, नियर टर्मिनल रिफर टू अ टर्मिनल जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, पास में है एसेस पॉइंट या रिसीवर के। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्ट्रेंथ पता चलती है इसको, फार वाला उसमें वीक सिग्नल स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। सिंपल जैसे नाम बता रहे वही है, नियर टर्मिनल इज लोकेटेड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एसेस पॉइंट, जैसे कि जैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ पाते हैं, ठीक है। और फार जो होता है लोकेटेड टू अवे फ्रॉम एसेस पॉइंट, मान लो रिसीवर के पास में तुम ट्रांसमिट कर रहे हो तो फिर फास्ट नहीं होगा, वही चीज़ है। व्हाट इज वेरियस मेथड फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये क्वेश्चन भी था, हाँ 6.5 मार्क्स का, काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है अगर हमें नहीं पता हो डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि हमें तो लिख तो देंगे डेटा सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मगर वो 6.5 मार्क्स के अप टू नहीं लिख पाएंगे। तो एक बार देख लीजिए। अगेन मेरे को लग रहा है कवर कर रखा था हमने 1-2 महीने पहले जब मिड सेम की तैयारी करी थी। डेटा सिंक्रोनाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग डेटा इज कंसिस्टेंट, डेटा कंसिस्टेंट है, अप टू डेट है अलग अलग सारे डिवाइसेस में,
ठीक है, डेटा कंसिस्टेंस है और अप टू डेट है, सिंक्रोनाइज हो रखा है। दे आर सेवरल मेथड फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। कौन से पहले है फाइल बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये मेथड इन्वॉल्व करते हैं सिंक्रोनाइजिंग फाइल और फोल्डर बिटवीन डिवाइसेस बाय कंपेयरिंग टाइम स्टैम्प और यूजिंग स्पेसिफिक सिंक्रोनाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो वो तो तरीका कुछ भी लगाओ, फाइल सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर तुमने फाइल ए को डिलीट कर दिया है तो वो डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है, सभी सिस्टम में से। चेंजेस मेड टू अ फाइल ऑन वन डिवाइस आर रेप्लिकेटेड टू अदर डिवाइस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। वही फाइल ए का नाम चेंज हुआ है तो वो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए बाकी डिवाइस में। डेटाबेस सिंक्रोनाइज होना चाहिए। देखो इस तरह से लिखा है ना, फाइल बेस्ड, डेटाबेस, क्लाउड बेस्ड, पीयर टू पीयर। तो डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी अचीव थ्रू रेप्लिकेटिंग और मिररिंग टेक्निक, ठीक है। चेंजेस मेड इन डेटाबेस ऑन वन सर्वर आर रेप्लिकेटेड टू सर्वर टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। कुछ और कहीं और डेटाबेस में कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। क्लाउड बेस्ड ऑफर सिंक्रोनाइजेशन फीचर दैट ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज फाइल और फोल्डर अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस। तो ये क्लाउड बेस में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्लाउड में काम हो रहा है, यानी ग्लोबली सबके लिए सेम है। पीयर टू पीयर या प्री टू प्री जो भी बोलते हो, दिस मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेज विदाउट रिलिंग ऑन सेंट्रल डिवाइस। तो यहाँ डायरेक्ट सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, कोई सेंट्रल डिवाइस की जरूरत नहीं है। ईच डिवाइस शेयर इट्स चेंजेस विद अदर डिवाइस इन पीयर टू पीयर मैनर इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी। तो जैसे तुमने कोई चेंज करा तो तुम शेयर करोगे, हाँ मैंने ये चेंज कर दिया। फिर रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। ये यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, इमीडिएट सिंक्रोनाइजेशन होता है। वेन एवर चेंज अकर ऑन अ डिवाइस इट इज इंस्टेंटली सिंक्रोनाइज अक्रॉस अदर डिवाइस, ठीक है। तो ये रियल टाइम काम है। जैसे तुम व्हाट्सएप में मैसेज डिलीट करते हो तो पूरे ग्रुप में सबको दिखता है कि हाँ मैसेज डिलीट हो गया। तो ऐसा ना हो कि किसी को 2 घंटे बाद पता चल रहा हो कि जो उसने भेजा था डिलीट हो। अच्छा, 9th जो है, ये वाला क्वेश्चन मैंने 2018 में देखा। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वर्जन वैप 2.0 इन डिटेल, ठीक है। तो दिक्कत ये थी कि इसमें वैप 2.0 में बच्चे क्या लिखें, तो हम क्या लिखेंगे देख लो। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर एसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन वायरलेस डिवाइसेज। ये बात तो पक्का है, वैप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज को वायरलेस डिवाइस में एक्सचेंज करने के लिए। ये बात हो गया, मोबाइल फ़ोन या पीडीए हो गया, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज वे टू डिलीवर वेब कंटेंट इन एप्लीकेशन टू वायरलेस डिवाइस। स्टैंडर्ड वे देता है, प्रोटोकॉल का मतलब ये है, ठीक है। अभी कुछ नई बात बोली है। इनेबलिंग यूजर टू एसेस द इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज ऑन द मोबाइल डिवाइस। अब वेब 2.0 एक अपग्रेडेड वर्जन है वेब का दैट इंट्रोड्यूस सेवरल इंप्रूवमेंट एंड इन्हांसमेंट। तो वेब के बारे में तो हम लिख देंगे, 2.0 के बारे में क्या लिखेंगे। तो फीचर उसमें आता है XHTML MP, MP मतलब मोबाइल प्रोफाइल। देखो लिखा भी हुआ है कि वेब 2.0 यूजेस XHTML MP विच इज़ सबसेट ऑफ XHTML डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेज, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज मोबाइल के लिए, जो कि बेटर रेंडरिंग करता है वेब कंटेंट का ऑन स्मॉल स्क्रीन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव फीचर। आजकल फ़ोन में भी ऐसा होता है कि मोबाइल व्यू में देखना चाहते हो उसको, ठीक है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, अब वेब 2.0 में ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो उसमें SSL है, सिक्योर सॉकेट लेयर, डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा, मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, रिच मीडिया को सपोर्ट करता है। इन्हांस्ड यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस भी अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। ये कुछ चीज़ें ऐसे चिपकाने लायक होती हैं कि हम गेस भी कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी विद एक्जिस्टिंग वेब टेक्नोलॉजी, साथ में जो वेब टेक्नोलॉजी है उनके साथ कंपैटिबल भी है, यानी मोबाइल फ्रेंडली वर्जन है फॉर वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, और इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है कोई वेब APIs का। अच्छा, वर्किंग ऑफ कंटेंट बेस्ड मैक प्रोटोकॉल विद सूटेबल एग्जाम्पल। क्या करोगे, कंटेंशन लिखा है, ठीक है। वर्किंग ऑफ कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल। कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल क्या होती है 6 नंबर में, आर अ टाइप ऑफ मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज इन वायरलेस नेटवर्क जहाँ पे मल्टीपल डिवाइस शेयर सेम वायरलेस मीडियम। यही कहानी होती है हर बार, मल्टीपल डिवाइसेज सेम वायरलेस मीडियम शेयर कर रहे हैं। दिस प्रोटोकॉल अलाउ डिवाइसेज टू ट्रांसमिट डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर। तो डेटा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीच में कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं आना चाहिए। द वर्किंग ऑफ कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। पहला है चैनल सेंसिंग। चैनल सेंसिंग क्या होता है, बिफोर ट्रांसमिटिंग डेटा अ डिवाइस लिसन टू द वायरलेस चैनल टू चेक कि अगर वो आइडल है या बिजी है, ठीक है। सेंस कर लेना, देख कि चैनल खाली है या बिजी है। यदि चैनल आइडल है तो डिवाइस क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा डेटा को। चैनल बिजी होगा तो वेट कर लेगा, और क्या करेगा। बैक ऑफ मैकेनिज्म, कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल डिवाइस यूज द बैक ऑफ मैकेनिज्म टू अवॉइड कोलिजन। कोलिजन अवॉइड करने के लिए क्या करता है, पीछे हट जाता है। एक ब्रिज के अंदर से 2 लोग जा रहे हैं, है ना, तो एक तो गिर जाएगा या अगर तुम लड़ते रहे तो, या एक को पीछे हटना पड़ेगा। तो द डिवाइस वेट्स फॉर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम बिफोर अटेम्प्टिंग टू ट्रांसमिट अगेन। तो वो दोबारा अटैम्प्ट लेता है मगर थोड़े टाइम बाद। द रैंडम बैक ऑफ पीरियड हेल्प टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है। इससे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अच्छा, वो ये यहाँ पे आ गया। देखो कैरियर, ये CSMA CA, ये पेपर में अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CSMA CA आ गया तो यहाँ ये चीज़ें लिख सकते हो कि CSMA CA इज़ कॉमनली यूज कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल, ठीक है। कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस, ध्यान रखना, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। CSMA CD भी होता है, कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस। ये भी हम कहाँ देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये था रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड वाला। तो CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस इज कॉमनली यूज्ड कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल, जो एम्प्लॉय करती है वर्चुअल कैरियर सेंसिंग मैकेनिज्म कि कोलिजन अवॉइड हो सके। तो बिफोर ट्रांसमिटिंग अ डिवाइस सेंड अ स्मॉल कंट्रोल पैकेट, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट टू सेंड, ये RTS फ्रेम टू इंटेंडेड रेसिपिएंट। और अगर रेसिपिएंट RTS फ्रेम को रिसीव कर लेता है तो वो क्लियर टू सेंड का
रिस्पॉन्ड करता है। रिक्वेस्ट टू सेंड का रिस्पॉन्ड किससे होता है? क्लियर टू सेंड से, कि हाँ भेज दो भाई। और ऐसे फ्रेम इंडिकेट करते हैं कि हाँ वो रेडी टू रिसीव है डेटा को। दिस मैकेनिज्म इंश्योर कि ओनली इंटेंडेड रेसिपिएंट रिसीव द डेटा, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ कोलिजन। तो जिस आदमी को इंटरव्यू का ऑफर लेटर है वही इंटरव्यू देने चाहेगा, सारे लोग नहीं चाहेंगे भीड़ के, है ना। एग्जाम्पल देख लो, ये जरूर रखना कि कोशिश करना कि एग्जाम्पल देते रहना साथ में, अच्छा लगता है और आंसर बड़ा तो होता ही है। वन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, DCF। IEEE 802.11 स्टैंडर्ड में वाईफाई नेटवर्क में यूज़ होता है। इन DCF डिवाइसेस कंटेंट फॉर अ चैनल बाय यूजिंग CSMA CA प्रोटोकॉल। बस DCF याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ठीक है। क्या करता है इसमें? डिवाइस कंटेंट फॉर द चैनल यूजिंग CSMA CA प्रोटोकॉल, और दे सेंस द चैनल परफॉर्म बैक ऑफ बेस्ड ऑन रैंडम टाइमर्स, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़, एंड ट्रांसमिट देयर डेटा विद द चैनल इन सेंस्ड एज आइडल। तो क्या करता है? सेंस करता है, बैकअप परफॉर्म करता है। अगर कोलिजन होती है तो डिवाइस परफॉर्म बैकअप प्रोसीजर टू अवॉइड फर्दर कोलिजन। आखिरी क्वेश्चन और देख लो फिर बंद करते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में। एक्सप्लेन द मैक लेयर इन IEEE 802.11, वट आर द फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम्स फॉर मैक प्रोटोकॉल। मैक से इतना लगा हुआ इनको कि क्या सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म इन डिटेल। अब हमें क्या होता है, प्रेडिक्ट करने में दिक्कत ही आ जाती है कि जैसे मैथ्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो क्या इस साल भी पूछे जाएंगे या इस साल पूछे ही नहीं जाएंगे, तो इसलिए हमें दोनों ही तैयारी करनी पड़ेगी। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर IEEE 802.11 स्टैंडर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस द वायरलेस मीडियम एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस। डेटा ट्रांसमिट एफिशिएंटली हो। सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड अवॉइड कोलिजन इन शेयरिंग वायरलेस कम्युनिकेशन। अब फिक्स्ड असाइनमेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द फिक्स्ड असाइनमेंट। हमने मैक की डेफिनेशन दे दी, क्या करता है, कौन से स्टैंडर्ड है उसके, ये सब लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम्स। तो फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम्स इन मैक प्रोटोकॉल आर मैकेनिज्म यूज्ड टू एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स, ठीक है। असाइन कर रहे हैं तो उनको एक टाइम स्लॉट दे दिया गया है या फ्रीक्वेंसी स्लॉट दे दिया गया है टू वेरियस डिवाइसेस। दी स्कीम्स इंक्लूड जैसे टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। अब देखो अपने हाथ के अंदर आ गया ना मामला। एक बार हम समझ गए कि क्वेश्चन को हमें किस वे में घुमाना है, तो हम लिख सकते हैं कि फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम्स ऑफ मैक प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन उनका मैकेनिज्म। तो हमें पता चला कि फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम में क्या होता है, एलोकेट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम या फ्रीक्वेंसी, तो TDM में आ गया। अब TDM में डिवाइड द अवेलेबल टाइम इनटू फिक्स साइज स्लॉट, टाइम को फिक्स साइज स्लॉट में करेगा, और हर डिवाइस एलोकेट टू अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच इट कैन ट्रांसमिट डेटा। ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट विद इन अ वन टाइम स्लॉट। देख लो किस तरह से 3 पॉइंट बने, एक ही बात कह रहे हैं तीनों पॉइंट। पहला कह रहा है कि ये कला सीखनी है कि TDM में डिवाइड द अवेलेबल टाइम इनटू फिक्स साइज स्लॉट। टाइम को क्या कर रहा है, स्लॉट्स में बांट रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, ईच डिवाइस इज एलोकेटेड अ स्पेसिफिक स्लॉट। और वो जो स्लॉट्स मिले हैं वो हर एक को एक स्लॉट मिला है, विच कैन, जहाँ से वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो इसलिए तो करेंगे कि हर एक को एक मिले। तीसरा पॉइंट देखो, ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट विद इन अ टाइम स्लॉट अवॉइडिंग कोलिजन। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बड़े आंसर लिखने की, उनमें से एक ये नज़र आई तो समझा दिया। अदर डिवाइस लिसन एंड वेट फॉर देयर डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट। तो बाकी लोग जो नंबर लगाते हैं अपना एम्स के हॉस्पिटलों में, उनकी बारी आती है तो वो अपने अपने टाइम पे जाते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसेस, FDMA में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इनटू सेपरेट फ्रीक्वेंसी चैनल्स, और हर एक को अपना फ्रीक्वेंसी चैनल मिलता है। डिवाइस कैन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अवॉइड इंटरफेरेंस। यहाँ पे इंटरफेरेंस अवॉइड होता है। हाइब्रिड TDMA FDMA क्या होता है, यहाँ पे बोथ TDMA और FDMA का क्या होता है, कंबाइंड होता है। अवेलेबल टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज स्लॉट, और ईच स्लॉट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी चैनल्स। तो डिवाइस आर असाइन स्पेसिफिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी चैनल फॉर ट्रांसमिशन। दिस स्कीम अलाउज फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बोथ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज, ठीक है, दोनों ही रिसोर्स हो गए। द मैकेनिज्म ऑफ फिक्स्ड असाइनमेंट स्कीम्स इन्वॉल्व सेंट्रलाइज कंट्रोलर। यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोलर का काम होता है, टिपिकली कॉल्ड द एसेस पॉइंट AP, विच कोऑर्डिनेट द एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स। अब ये स्लॉट्स जो हैं वो उनको कोऑर्डिनेट भी तो करना चाहिए, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोलर है हमारा एसेस पॉइंट नाम से, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। AP मैनेजेस द शेड्यूल एंड इंश्योर दैट ईच डिवाइस रिसीव इट्स डेजिग्नेटेड स्लॉट और चैनल फॉर ट्रांसमिशन। हर एक को वही मिले जिस स्लॉट पे वो बैठा है। तो जहाँ एग्जाम दे रहे हो तुम उसी सीट पे बैठो जहाँ स्टिकर लगाओ। डिवाइस सिंक्रोनाइज देयर ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन असाइंड स्लॉट और चैनल, अवॉइडिंग कोलिजन एंड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ वायरलेस मीडिया। वही कहानी है। B पार्ट और देख लो, 8 नंबर का वो आ गया था, तो ये हिसाब लगा लो 12:30 तक पहुँचने के लिए कितना का हो गए। अब हाइपर लेन के बारे में पूछ लिया, हाई परफॉर्मेंस रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अगेन फटाफट देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है तो इसके बाद खत्म है, ठीक है, बस ये और झेल लो। इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये अगर तुम्हारे दिमाग में रह गया ना तो तुम्हारे आंसर में चमक आ जाएगी कि हाँ इसको हाइपर लेन के बारे में पता था। एक तो इसकी फुल फॉर्म हाई परफॉर्मेंस रेडियो, और लैन की तो पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, हाई परफॉर्मेंस रेडियो। अब ये वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड किस पे बेस्ड है, एक इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड पे बेस्ड है जिसका नाम है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन इन लैन। अब लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में भी हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब इसके फीचर्स आ जाते हैं, हाई डेटा रेट, हाइपरलेन सपोर्ट हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइडिंग डेटा रेट 54 Mbps तक के डेटा रेट देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड भी 5 GHz का है। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ फिर से ध्यान रखने के लिए बोलूँगा। 5 GHz
ठीक है। ये भी तुम्हें हाइपर लेंथ जो है तुम्हें सिलेबस में दिख जाएगा, इसके बारे में नोट्स बना लो, आखिरी टाइम में जाने से पहले रिवाइज़ कर लेना, तो तुम लिख पाओगे ये कि 54 Mbps 5 GHz, ठीक है। ऑफरिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस रिड्यूस इंटरफेरेंस कंपेयर टू 2.4 GHz, तो 2.4 के कंपैरिजन में भी अच्छा कर रहा है। क्वालिटी ऑफ सर्विस सही है, ठीक है। सपोर्टिंग डिफरेंट QoS रिक्वायरमेंट जो कि प्रायोरिटाइज करती है डेटा ट्रैफिक को। फिर है सीमलेस रोमिंग, सीमलेस काम चल रहा है। हैंड ओवर बिटवीन एसेस पॉइंट, सीमलेस हैंड ओवर, मतलब बातचीत रुकी ही नहीं, कुछ इंटरप्ट ही नहीं हुआ। इनेबलिंग मोबाइल डिवाइसेस टू मेंटेन कनेक्टिविटी वाइल मूविंग विद नेटवर्क कवरेज एरिया, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रोमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आ गया। होता होगा भाई इनका लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, तो ये एरिया की बात कर रहे होंगे किसी। सिक्योरिटी, हाइपरलेन इंक्लूड्स सिक्योरिटी फीचर जैसे कि इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। फिर स्केलेबिलिटी, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस सपोर्ट करता है। एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क एंड अकोमोडेशन इंक्रीज यूज़र डिमांड, ठीक है। डिमांड के साथ इंक्रीज, स्केलेबल है, मल्टीमीडिया सपोर्ट रखता है, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस हो गया, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने यूनिट 1 2 को रिवाइज़ भी करवा दिया, ये क्वेश्चन भी करवा दिए, तो ऐसे मत सोचना कि यूनिट 3 और 4 का भी कुछ नोट्स वगैरह होंगे, नहीं है। फ़िलहाल नहीं है, मगर हमने ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा हो अभी तक। कुछ है जैसे पाम ओएस के साथ दूसरे लोगों का आर्किटेक्चर हो गया, उन सब चीज़ों पे तुम भी देखना ध्यान। मगर मोस्टली क्वेश्चन तुम देख रहे होगे रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बार बार अलग से मैं वीडियो बना के एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताऊँ, ठीक है। जैसे अभी मैं सोच रहा था कि GPRS के लिए एक अलग सी वीडियो बना दूँ, उसका GPRS का आर्किटेक्चर वगैरह समझा दूँ, मगर ऐसा मेरे को लगता है फीजिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे ना जाने कितनी चीज़ें हैं और टाइम भी कमी है। तो तुम देख लेना, मैंने ऐसा नहीं है कुछ कवर नहीं किया है, बस मैंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कुछ कवर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेना सारे, जैसे अभी मैंने 10 क्वेश्चन कराए, गिनती के 10 थे, मगर वो हर एक क्वेश्चन के A और B पार्ट थे, और कुछ क्वेश्चन के तो ABCD तक पार्ट थे, तो 10 क्वेश्चन नहीं थे, वो 20-30 क्वेश्चन थे। और ऐसा होता है कि हम हर एक टॉपिक पे नहीं बना सकते। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग जो है IT का सब्जेक्ट है वैसे भी, ठीक है। तो फिर IT के बच्चे और डिमांड करते हैं कि एड हॉक पे भी करो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला मशीन लर्निंग है, वो भी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, जो मन करेगा, जो लगेगा टाइम मिलेगा तो बना देंगे, बाकी तुम इसी को रिवाइज़ करते रहो। चलो फिर।